अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे नील बोर एटॉमिक मॉडल को कि नील बोर एटॉमिक मॉडल है क्या और एटम के बारे में क्या इसने इंफॉर्मेशन दी थी। तो प्रीवियस में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और आज हम पढ़ेंगे नील बोर एटॉमिक मॉडल। तो नील बोर एक डानिश फिजिक्स साइंटिस्ट था जिन्होंने अपना जो मॉडल था वो 1913 में दिया था। नील बोर रदरफोर्ड ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो 1911 में और नील बोर ने क्या दिया कि एटॉमिक मॉडल को 1913 में दिया। अब इसकी कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी? तो नील बोर ने टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नील बोर ने क्या किया कि जो रदरफोर्ड की मॉडल की डिफेक्ट्स थी, जो उनकी कुछ ऐसी वीक पॉइंट्स थी, उन वीक पॉइंट्स को इन्होंने क्या किया, करेक्ट किया। कौन सी वीक पॉइंट्स थी? जो मैंने प्रीवियस में आपको बताया है कि उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया और एनर्जी लेवल पे उन्होंने कुछ ऐसी पॉइंट्स बताई थी जो एटम के हिसाब से सही नहीं थी। उसके बाद क्या है कि इन्होंने अब जैसे रदरफोर्ड से पूछा गया कि आप बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट्स करते हैं अगर कंटिन्यूसली एनर्जी को, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि न्यूक्लियस में गिर जाता है, तो वो न्यूक्लियस अगर गिर जाता है तो एटम स्टेबल क्यों है? तो ऐसे उनके पास इसका आंसर नहीं था। तो नील बोर ने क्या बताया कि जो मैं अपना एटॉमिक मॉडल दे रहा हूं वो जस्ट किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये जो इन्होंने दिया ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं था। ये जो इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था वो जस्ट एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए था। मतलब कि अगर किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन्स होगा तो आप उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसका रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। तो इन्होंने जस्ट एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए अपना पूरा का पूरा एटॉमिक मॉडल जो है वो दिया। अब कौन से एटॉमिक मॉडल होते हैं? जैसे हाइड्रोजन क्या होता है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन के लिए ये क्या होगा कि एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखें कि जैसे हीलियम होता है, हीलियम में 2 एटॉमिक नंबर क्या होता है कि इसके पास, और 4 इसके पास क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हीलियम को देखें तो हीलियम के पास एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, और 2 इसके पास क्या होते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इसका मतलब इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम जब 1 पॉजिटिव फॉर्म में होता है तब भी क्या होता है कि ये नील बोर एटॉमिक मॉडल इसके लिए क्या होगा कि एप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ पे बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है कि बेरिलियम में 2 एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो यहाँ पे 4, और 4 इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल दें, मतलब कि बेरिलियम को +3 में कर दें, तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स बचा। तो इसका मतलब कि बेरिलियम में जब एक इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ये बोर मॉडल इसके लिए क्या होगा कि एप्लीकेबल होगा। जस्ट ये यहाँ पे बात समझें कि जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो जस्ट किसके लिए है? एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो एमसीक्यू इस टाइप के यहाँ पे पूछे जाते हैं कि कौन से एटम पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, या कौन से एटम पे क्या होता है कि एप्लीकेबल होगा। जिस उस पे होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, किसमें? उसके एटम में। क्लियर? अब उसके बाद क्या है कि इसके पास्टुलेट्स। पास्टुलेट्स मतलब कि इन्होंने कौन सी अपनी इन पॉइंट्स दी थी, जिस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। सबसे पहली पॉइंट्स क्या है कि एटम हैज अ फिक्स्ड ऑर्बिट। एटम के पास अब यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट आया था, किसका? ऑर्बिट्स का या शेल का, जिनको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। नील बोर ने कहा कि एटम के पास एक फिक्स्ड ऑर्बिटल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं, या जिनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। वेयर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि रिवॉल्व करते हैं। एक हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट आया, तो ऑर्बिट को डिस्कवर किसने किया था, या ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नील बोर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। उसी के सेकंड पॉइंट्स क्या है कि ही डिजाइन द नेम ऑफ शेल्स। जिन शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उन शेल के इन्होंने क्या बताए? नेम बताए। कौन कौन से? इसने कहा कि अगर फर्स्ट जो एटम है वो फर्स्ट एटम में हमारे पास ये क्या है कि इसका फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इनके इन्होंने क्या बताया? नेम बताए। कौन सा? कि फर्स्ट शेल का नेम क्या होगा? के कैपिटल, उसके बाद एल, उसके बाद ये एम, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, और ये पी, और ये क्यू, एंड सो ऑन। इन्होंने एक तो शेल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद उन ऑर्बिट्स के नेम भी बताया कि इन ऑर्बिट्स के, इन शेल के नाम क्या है। क्लियर? उसके बाद नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं किससे? 1 से, कामा 2, कामा 3, और ये कामा 4, और ये 5, एंड सो ऑन। क्लियर? नंबर ऑफ शेल्स, अगर हमारे पास शेल का नंबर 1 होगा, इसका मतलब कि कौन सा शेल है? के शेल है।
अगर शेल का नंबर 2n इज इक्वल्स 2 है तो इसका मतलब कि एल शेल है। अगर n इज इक्वल्स 3 है इसका मतलब कि m शेल है। अगर n इज इक्वल्स 3 है 4 है तो इसका मतलब कि कौन सा शेल होगा, n शेल होगा। तो ये नंबर्स भी बताया कि 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 ये 5 और ये 6 और ये 7 एंड सो ऑन। जितने हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। लेकिन अभी तक जो है वो 7 पीरियड 7 शेल्स हैं। क्लियर। अब इनके उन्होंने बताया कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला बता दिया। सबसे आसान काम हमें दे दिया कि आप बता सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो उसका इन्होंने फार्मूला दिया था 2n² का। क्लियर। ये क्या है कि इन्होंने एक मतलब के फार्मूला बताया। इस फार्मूले के हिसाब से आप बता सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे n का मतलब क्या है, शेल है। अगर n इज इक्वल्स 1 है, n इज इक्वल्स 1 है, के शेल है, तो के शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फार्मूला हम पुट करेंगे ये 2 और ये 1²। ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स 2। तो इसका मतलब के शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 शेल है, हमारे पास कौन सा शेल है, 5 शेल है। क्यों शेल है, n इज इक्वल्स क्या है कि 5 है, n इज इक्वल्स 5। अब बताएं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो हम क्या करेंगे 2 और ये मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें पता है कि 25 का मल्टीप्लाई क्या, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2 से। इसका मतलब कि जो 5th शेल है, क्यू शेल है, उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ओ शेल में। ओ शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 50 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 50 से मैक्सिमम नहीं कर सकते, मिनिमम कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे ओ शेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। ये फार्मूले के हिसाब से आप किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो बता सकते हैं। जो फार्मूला क्या है कि 2n² के हिसाब से आप उसके इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं आराम से। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में बट इट डज नॉट इमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी। जो रदरफोर्ड ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में तो वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट्स करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, मतलब कि जो यहाँ पे ये न्यूक्लियस के बाद ये क्या है कि शेल है। अब इस ऑर्बिट में अगर ये इलेक्ट्रॉन्स सी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सेकंड ऑर्बिट में नहीं, अगर ये सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ना तो ये एनर्जी को इमिट्स करेगा ना तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। रीजन क्या है इसका, क्योंकि हमें पता है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, एक फिक्स होती है। उस फिक्स एनर्जी में, उस फिक्स ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। उसमें ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना तो उसमें एनर्जी क्या होगी कि इमिट्स होगी। ये आपकी पॉइंट्स यहां से क्लियर हो गई कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की पॉइंट्स एक करेक्ट इन्होंने की कि अगर सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है तो ना तो वो एनर्जी को इमिट्स करेगा ना तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट्स इन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा, क्लियर, अगर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कब करेगा, जब जंप करेगा फ्रॉम टू लोअर शेल टू हायर शेल में। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे है, इस शेल में है, फर्स्ट शेल में है। जो न्यूक्लियस के करीब वाले शेल होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, लोअर एनर्जी शेल कहते हैं, लोअर एनर्जी लेवल शेल हम कहेंगे। ये लोअर शेल है, लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से। अब ये जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, हायर एनर्जी लेवल कहेंगे। अभी जो ये शेल या ऑर्बिट होगा वो क्या, कौन सा होगा कि हायर एनर्जी वाला कहेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा इस शेल में तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्यों एब्जॉर्ब करेगा, रीजन क्या है कि अभी जो फॉर एग्जांपल इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है कि 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। और जब ये ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है कि फिक्स होती है। इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है कि 10 किलो जूल पर मोल है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेगा तो इसके पास एनर्जी तो होगी ना अपनी, उस ऑर्बिट वाली इसके पास अपनी एनर्जी होगी। जब ये यहां पे आएगा तो 10 प्लस में 5 15 एनर्जी हो गई। अब ये 15 किलो जूल पर हो गई, तो इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन ने जब यहां से यहां पे जंप किया तो इन्होंने एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब कर ली। ये पॉइंट्स क्लियर होनी चाहिए। नंबर 6 पॉइंट्स, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स एनर्जी करता है, कब इमिट्स एनर्जी करता है, जब ये जंप करता है फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में। मतलब कि अगर ये यहां से यहां पे जंप कर रहा है हायर टू लोअर में, तो हमें पता है कि इस ऑर्बिट की एनर्जी एक फिक्स थी 5 किलो जूल। उस 5 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी इसमें नहीं आ सकती।
तो इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी यहाँ पे 10 किलो जूल एब्जॉर्ब की थी वो यहाँ पे इसको क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। वो एनर्जी यहाँ पे नहीं लेके आ सकता, तो इसका मतलब कि ये एनर्जी यहाँ से क्या करेगा, इमिट्स करेगा, और ये एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्लियर, इमिट्स का हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इमिशन ऑफ आर एब्जॉर्प्शन, जो एनर्जी इमिशन हो रही है और जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो रही है, जो एनर्जी इमिट कर रहा है और जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एक फॉर्म में करता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटॉन फॉर्म कहते हैं। जो प्लांक्स कांस्टेंट ने इंफॉर्मेशन ये दी थी, मैक्स प्लांक्स ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इमिट करता है या जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो किस फॉर्म में करता है, वो एनर्जी या तो क्वांटा फॉर्म में करता है, वो एनर्जी या तो फोटॉन फॉर्म में करता है। उस क्वांटा को हम क्या कहते हैं कि फोटॉन कहते हैं। और इसी पॉइंट्स को नील बोर्न ने अपने लॉ में क्या कर दिया, अपने एटॉमिक मॉडल में इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दी। क्लियर। अब जो यहाँ पे एमिशंस और एब्जॉर्प्शंस जो एनर्जी होती है ना, वो हम कैलकुलेट किससे करते हैं कि ये यूज होती है, इसका फार्मूला होता है कि डेल्टा E इज इक्वल्स E2 माइनस E1। ठीक है, E2 हमारे पास क्या है कि ये ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में वापस जब आ रहा है तो इसका मतलब कि E1 इसमें से माइनस करेंगे कि कितनी इस ऑर्बिट में से यहाँ पे आया तो कितनी एनर्जी इन्होंने इमिट्स की, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो इस फार्मूले में आप यहाँ से बता सकते हैं। तो द अमाउंट ऑफ आर एब्जॉर्ब आर रिलीज एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द, इस फार्मूले के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेल्टा E मतलब के जो चेंज इन एनर्जी वो E2 में से E माइनस मतलब किस ऑर्बिट में से किस ऑर्बिट में जा रहा है उसकी आप माइनस करेंगे तो ये एनर्जी हमें क्या हो जाएगी, यहां से मिलेगी। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास इन्होंने सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मेन पॉइंट्स बताई कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो ये रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है एक एंगुलर मोमेंटम में। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है वो किस में कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम में कर रहा है। एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। जब कोई भी चीज सीधी जाके यहाँ पे रिवॉल्व करी, जैसे बाइक किसी भी ऐसी पॉइंट पे, आपका सिटी का कोई ऐसी पॉइंट है चौक के जहाँ पे आप क्या करते हैं, बाइक को रिवॉल्व करते हैं, तो वो बाइक जो रिवॉल्व करती है ना वो किस में करती है, लीनियर मोमेंटम में करती है। उसको हम क्या किससे शो करते हैं कि P इज इक्वल टू mv से शो करते हैं, जो एंगुलर लीनियर मोमेंटम कहलाता है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एक फिक्स पॉइंट पे क्या करे, रिवॉल्व करे, जैसे अर्थ का रेडिएशन के अराउंड, यहाँ जो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसको हम क्या कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि mvr होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है कि mvr से हम इसको क्या करते हैं कि शो करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी ऑर्बिट में, मतलब कि जो रिवॉल्व करता है, वो बराबर होता है, इक्वल होता है किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लांक्स के। जो प्लांक्स हमारे पास क्या होता है कि इसका मतलब कि ये बराबर होगा NH अपान किसके, 2 पाई के। इसके क्या होता है कि ये बराबर होता है। तो ये कुछ हमारे पास नील बोर की मेन पॉइंट्स थी, जिस पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एटम के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये तो वीडियो लॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, या जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसको क्या कर देंगे, जवाब देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोस जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू, हाफिज।